अस्सलाम वालेकुम। सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण एक ऐसा नज़ारा होता है जिसे तकरीबन हर कोई देखने का शौकीन होता है, क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स एक ऐसा मंजर पेश करता है जिसमें हमारा चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और फिर सूरज से आने वाली रोशनी कुछ देर के लिए ज़मीन पर नहीं पड़ती बल्कि ज़मीन पर शैडो दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंजर को डायरेक्टली देखना आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकता है और ये आपको इनडायरेक्टली भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में आपका ख़ुद को इससे बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अपने आप को सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स देने वाले हैं और साथ ही अगर आप सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण को देखने के शौकीन हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप बिना अपनी आंखों को डैमेज किए सूरज ग्रहण को कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही हमें मुसलसल याद दिलाया जाता है कि कभी भी बराह रास्त सूरज की तरफ मत देखो क्योंकि ये आपकी आंखें ख़राब कर देगा और ये स्ट्रेटजी सूरज ग्रहण के लिए दुरुस्त भी है। आपको कभी भी अपनी नंगी आंखों से बराह रास्त सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। मगर क्यों? ऐसा करने से हमारी आई साइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चलिए इसका सिंपल आंसर जान लेते हैं। अगरचे सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करना और इसका जायज़ा करना एक ज़िंदगी भर का तजर्बा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आप अपनी नज़र को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं जो ताहयात रह सकता है। आपकी बैरूनी आंख को सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नुकसान पहुंच सकता है और सूरज की रोशनी की शिद्दत आपकी आंख के फोकल पॉइंट को बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। अब इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो में मज़ीद डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सन ग्लासेस पहनकर इसका नज़ारा कर लेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये नहायत ही बुरा ख्याल है क्योंकि आपकी आंखों को नॉर्मल सन ग्लासेस से सूरज से आने वाली रेस से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। लेकिन खुशकिस्मती से हम सोलर एक्लिप्स को अपनी आंख से देख सकते हैं, मगर इसके लिए हमें एक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो नॉर्मल सन ग्लासेस से 1000 गुना ज़्यादा गहरे रंग की होती। चलिए अब हम आपको ख़ुद को सूरज किरण से बचाने के लिए सेफ्टी टिप्स देने वाले हैं। नंबर 1, कभी भी सोलर एक्लिप्स के वक्त बराह रास्त सूरज की तरफ मत देखें। नंबर 2, कभी भी सूरज ग्रहण को देखने के लिए होममेड फ़िल्टर्स या सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल ना करें बल्कि स्पेशल पर्पस सोलर फिल्टर्स या एक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करें। नंबर 3, फ़िल्टर्स या एक्लिप्स ग्लासेस के साथ दी गई हिदायत को लाजमी रीड करें और इन पर अमल भी करें और इस मौके पर बच्चों की शदीद निगरानी करें। नंबर 4, किसी कैमरा, दूरबीन या दीगर ऑप्टिकल डिवाइसेस के ज़रिए सूरज की तरफ मत देखें क्योंकि सोलर रेस इनको नुकसान पहुँचा सकती हैं और आँखों को शदीद चोट भी पहुँच सकती है। नंबर 5, अगर एक्लिप्स ग्लासेस का यूज़ करने वाले हैं तो इस्तेमाल से पहले सोलर फिल्टर का मुआयना ज़रूर कर लें। नंबर 6, कोशिश करें कि उस दौरान आप अपने घर में रहें और ड्राइविंग से परहेज़ करें। और हाँ, अगर आप सोलर एक्लिप्स के दौरान सो सकते हैं तो ज़रूर सो जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि वेल मछली का जिस्म मरने के बाद एक्सप्लोड कर जाता है यानी फट जाता है? और अगर आपको पता है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, आज की द साइंस बिहाइंड के इस एपिसोड में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल मछली का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में होता है। आमतौर पर जब एक वेल मछली मर जाती है तो पानी में मौजूद शार्क्स या दूसरी मछलियां इसे खा जाती हैं, लेकिन कभी कभार मुर्दा वेल हादसाती तौर पर साहिल समुद्र पर पहुंच जाती है। फिर इसके बाद इसका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। चूँकि वेल साइज़ में बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसलिए ज़्यादातर लोग जब एक मुर्दा वेल को देखते हैं तो वो इसके करीब चले जाते हैं और कुछ लोग तो इसके जिस्म को काटना या इससे हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना सरासर बेवकूफ़ी है क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेल एक्सप्लोड कर सकती है। लेकिन कैसे? चलिए खुद ही देख लीजिए। दरअसल वेल के मरे होने की वजह से इसकी बॉडी डिकम्पोज यानी गलने लगती है। इसी डिकम्पोजिशन के दौरान वेल के जिस्म में मुख्तलिफ गैसेस तैयार होने लगती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह।
अब ये तमाम गैसेस वेल की स्किन के नीचे ब्लबर की एक मोटी परत होने की वजह से वेल के जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती, लिहाजा ये तमाम गैसेस इसके जिस्म के अंदर जमा होना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वेल का जिस्म फूल जाता है। अब ये प्रोसेस सिर्फ वेल्स में ही नहीं बल्कि बाकी जानवरों में भी होता है और बिल्कुल इसी तरह बाकी जानवरों में ऐसे ही गैसेस पैदा होती हैं, लेकिन चूंकि वेल का जिस्म साइज़ में बड़ा होता है लिहाजा ये ज़्यादा गैसेस तैयार करता है और इसी तरह इसके जिस्म में दबाव यानी प्रेशर बढ़ जाता है। आखिरकार बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से वेल के जिस्म में जमा तमाम गैसेस इसके जिस्म के कमज़ोर हिस्सों से ज़बरदस्ती बाहर निकल आती हैं और यूं एक धमाका होता है। अब जाते जाते मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि कभी भी अगर आपको मुर्दा वेल दिखाई दे तो उसके करीब बिल्कुल भी मत जाइएगा और ना ही इसके जिस्म को छेड़ने की बेवकूफ़ी कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना वेल मछली के जिस्म के कमज़ोर मकामात पर दबाव में इजाफे का बाइस बन सकता है और इस तरह धमाका भी हो सकता है। तो ये थी वेल मछली के एक्सप्लोर करने की पीछे की साइंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आपने अमूमन नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के मुंह पर डिम्पल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये डिम्पल क्यों बनते हैं? डिम्पल खूबसूरती में इजाफे का सबब बनते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये चेहरे पर किस वजह से दिखाई देते हैं? डिम्पल, जिसे गाल का गड़ा भी कहा जाता है, दरअसल एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है। जब हमारे मसल्स ठीक तरीके से परवान नहीं चढ़ते तो इनके दरमियान खला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर डिम्पल दिखाई देते हैं। डिम्पल का पड़ना दरअसल चेहरे के पट्टों की खराबी की वजह से होता है। माहरीन के मुताबिक इंसानी चेहरे में गालों की तरफ ज़ाइगोमैटिक मेजर नामी मसल्स मौजूद होते हैं, जो जिसामत में नहायत बड़े होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये मसल्स जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से पैदाइश के वक्त टूट जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। यही मसल्स ऊपर नीचे हो जाने से बीच में खला पैदा हो जाता है, जो डिम्पल कहलाता है। चूँकि डिम्पल एक जेनेटिक डिफेक्ट है, इसी वजह से ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ये थी डिम्पल पड़ने के पीछे की साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बुखार के दौरान सर्दी से कांपने क्यों लगते हैं? यकीनन कभी ना कभी आपको बुखार ज़रूर हुआ होगा और बुखार के दौरान आपका जिस्म सर्दी से थरथराने लगा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। हमारे जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पैथोजेंस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इंक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाते और मरने लगते हैं। असल में बुखार पैथोजेंस के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म का अच्छा रिस्पॉन्स होता है। हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को ज़्यादा या कम करने में हाइपोथैलेमस का बहुत अहम रोल होता है। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का एक बहुत अहम हिस्सा है जो दर्जा हरारत को मेंटेन करता है। ताहम जब पैथोजेंस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है और फिर हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को न्यू सेट पॉइंट पर ले आता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि हाइपोथैलेमस 39 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को सेट कर लेता है, जबकि अभी तक जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसलिए सेट पॉइंट के बाद आपको सर्दी लगने लगती है, क्योंकि आप असल में न्यू सेट पॉइंट के मुकाबले में कोल्ड होते हैं। इसलिए सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए हमारे जिस्म के मसल्स कांपने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो सके और इस न्यू सेट पॉइंट तक जिस्म के दर्जा हरारत को ले जाया जाए। ताहम जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इस न्यू सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है तो हमारा जिस्म कांपना बंद कर देता है। तो ये थी बुखार के दौरान हमारे जिस्म के कांपने की वजह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।